नमस्कार दोस्तों, कविता यादें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य लेखन परंपरा संबंधी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा संबंधी PYQ। क्योंकि आप सभी को पता है PYQ की जो हमारी सीरीज है, टॉपिक वाइज प्रश्नों को हम करते हुए उनके बीच सॉल्यूशन के साथ जितने भी हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी विषय से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार साबित होगी। क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ टॉपिक वाइज प्रश्नों को जो है PYQ को हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब तक परीक्षा तक आप जो है अधिक से अधिक PYQ को नहीं करोगे, MCQ को नहीं करोगे, तो आपकी तैयारी एक जो है अधूरी ही मानी जाती है। इसलिए जितने भी परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको टॉपिक वाइज करने की हम कोशिश करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। आज भाई हमारी क्लास जो है नंबर 2 रहेगी। आज हमारी क्लास नंबर 2 है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्लास हम कर चुके हैं जिसमें 25 प्रश्नों को हिंदी साहित्य लेखन परंपरा संबंधी प्रश्नों को हम कर चुके हैं। तो सभी प्रश्नों को करते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों को की बार बार रिवीजन करते हुए PYQ को करते हुए हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 26 से हम कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जिस भी परीक्षा में हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT संबंधी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान, ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, इस प्रकार से उन्होंने जो है नामकरण दिया है। तो काल अवधि निर्धारित की है शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो मुख्य मुख्य प्रश्न है उनको बार बार रिवाइज करते हुए आपको चलना है ताकि आपको जो है कंटेस्ट रहे, याद रहे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना और परीक्षा में अधिक से अधिक जो है आपके प्रश्नों को ठीक कराना, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने। तो देख लेते हैं जो कि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया शुक्ल जी द्वारा। इन्होंने जो है इस ग्रंथ के अंतर्गत जो प्रथम उत्थान का जो कालावधि निर्धारित की है वो क्या मानी है, विक्रमी संवत में दिया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ईस्वी में भी कहीं कहीं आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो 1900 से 1950 विक्रमी संवत या 1925 से 1950 विक्रमी संवत या 1925 से 1975 विक्रमी संवत या 1900 से 1925। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1925 से विक्रमी संवत से लेकर के 1950 विक्रमी संवत तक तो है शुक्ल ने प्रथम उत्थान की समय सीमा मानी है। इस प्रकार से आपको बार बार रिवाइज करना है तथ्यों को ताकि आपको याद रहे। आगे देख लेते हैं शुक्ल जी का जो दूसरा प्रश्न है द्वितीय उत्थान के संबंध में पूछा गया है। तो द्वितीय उत्थान की समय सीमा पूछी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का जो समय है कब से कब तक माना, हमने देखा था 1925 विक्रमी संवत से जो है 1950 विक्रमी संवत तक जो है प्रथम उत्थान की समय सीमा मानी गई है। लेकिन यहाँ पर ईस्वी में दिया गया है तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर 1893 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक जो है इन्होंने द्वितीय उत्थान की समय सीमा मानी है शुक्ल जी ने। अगर विक्रमी संवत में से आपको ईस्वी में अगर बनाना है या फिर ईस्वी से विक्रमी संवत में आप लोग बनाओगे तो आप जो है ईस्वी में 57 प्लस कर दोगे तो यहाँ पर आपको विक्रमी संवत हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से परीक्षा में प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, विक्रमी संवत में भी पूछते हैं और ईस्वी में भी। आपको उनके अनुसार जो है प्रश्नों का आंसर देना है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना
कब हुई थी ये आपको बताना है। पीजीटी 2013 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर आप लोगों के सामने है 1893। 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। कई बार पूछ लिया जाता है नागरी प्रचारणी सभा काशी की जो स्थापना है 1893 किसके द्वारा की गई, तो ध्यान रखना है श्याम सुंदर दास जी ने। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की एक अग्रणी संस्था मानी जाती है। और उसके बाद हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण व संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जो है जहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया, इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास जी थे। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो है, इस जो शब्दकोश के लेखक कौन माने जाते हैं, इसके भी लेखक जो है श्याम सुंदर दास जी थे और इन्होंने जो है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। 28 हम कर चुके हैं, वही प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। एक सेकंड। प्रश्न नंबर 29 में जब हम देखेंगे तो एक सेकंड भाई, 29 में भी यही प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है। टीजीटी में 2004 के अंतर्गत काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, आप लोगों ने देख ही लिया। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। एक प्रश्न को बार बार अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया, तो अभी हमने पढ़ा था नागरी प्रचारणी सभा द्वारा श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी शब्द सागर का जो है प्रकाशन किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो सभा के संस्थापकों में हमने देख लिया श्याम सुंदर दास जी का नाम तो पहले ही आता है। राम नारायण मिश्र जी भी इनके नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक रहे हैं। और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी आंसर हो जाएगा हमारा रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा जो है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल नहीं है। तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र जी और ठाकुर शिव कुमार सिंह तीनों शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रभूतियों जी द्वारा यानी कि विद्वानों द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इन तीन ऑप्शनों में हमने पढ़ा था नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है संस्थापक हमने देख लिया, तीन विद्वान का नाम हमने देख लिया। तो एक नाम और आता है भाई हमारे सामने, नाम आता है रामचरण वर्मा का। रामचरण वर्मा जी ने क्या किया था 1919 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1900 एक सेकेंड में, एक सेकेंड, 1919 ईस्वी में इन्होंने महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी थी। क्या नाम था? महात्मा गांधी नाम से जो है रामचरण जी ने पुस्तक लिखी थी, तो यहाँ पर उनका नाम आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई, ये आपको सभी को पता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई। तो इससे जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम जब देखते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से संबंधित, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेल्लेस्ली ने जो है जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की जो स्थापना हुई थी, बाद में यह संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई, ये आपको ध्यान रखना है, महीने का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, 1800 को मार्केस ऑफ वेल्लेस्ली ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और
गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल और सैदल मिश्र की नियुक्ति की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 34। इसमें पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो हमने देख ही लिया 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है 1800 ईस्वी में। तो 2004 के अंतर्गत पीजीटी में भी पूछा गया प्रश्न है भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। कोलकाता में संस्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थापक कौन रहे? अब संस्थापक का नाम पूछा हुआ है यहाँ पर, तो देख लेना है। आंसर है हमारा जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई। आगे बढ़ते हैं। सैदल मिश्र की विशेषता क्या है? तो सैदल मिश्र जी की जो विशेषताएं है यहाँ पर बताया गया है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत जो है सैदल मिश्र जी जो है और लल्लूलाल मुंशी भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत रहे। उनकी जो विशेषता मानी गई है वो पूर्वीपन माना गया है। तो यहाँ पर पूर्वीपन जो है सैदल मिश्र बिहार प्रांत के साहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाक द्वीपीय ब्राह्मण माने जाते हैं। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सैदल मिश्र प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व रखते हैं। उनका एक अपना महत्व रहा है। सैदल मिश्र जो प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य के लेखकों में इनके जो शब्द संगठन और वाक्य विन्यास है दोनों में ही जो ब्रज भाषा पूर्वीपन और जो है बंगाल बांग्ला इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर देख लेते हैं भाई, एक सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक सेकेंड, फोर्ट वॉली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लल्लूलाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी पद के रूप में कार्यरत रहे लल्लूलाल जी, इनका जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम हमें बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा प्रेम सागर। प्रेम सागर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा। प्रेम सागर किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है। प्रेम सागर के रचनाकार अभी हमने पढ़ा था लल्लूलाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है ईशा अल्लाह खान जी रहे हैं। ईशा अल्लाह खान ने लिखी है रानी केतकी की कहानी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी के अंतर्गत भी, पीजीटी में भी और आश्रम पद्धति प्रवक्ता में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखना है, रानी केतकी की कहानी के लेखक ईशा अल्लाह खां हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार अभी हमने देख ही लिया, ईशा अल्लाह खां। कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदी के अध्यापक के रूप में जो है कार्यरत रहे? यानी कि तो आंसर होगा हमारा सैदल मिश्र जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध है? तो इनमें से जो है लल्लूलाल जी जो है कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासिकेतोपख्यान के लेखक का नाम बताइए। नासिकेतोपख्यान के लेखक, नासिकेतोपख्यान जो रचना है उसके लेखक का नाम है जो है सैदल मिश्र। सैदल मिश्र जी द्वारा लिखी गई नासिकेतोपख्यान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। इनमें से सैदल मिश्र जी की रचना का नाम बताइए। सैदल मिश्र जी की रचना अभी हमने देख ली थी, नासिकेतोपख्यान। आगे बढ़ते हैं। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? उदयभान नामक चरित्र जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो उदयभान चरित्र जो है ईशा अल्लाह खां जी है और ये रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना जो है सुख सागर नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना करने वाले सदाशिव लाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुख सागर का जो विषय है वो क्या रहा? सदा सुखलाल जी द्वारा रचित सुख सागर रचना का जो विषय है वो निम्नलिखित में से विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग माना गया है। आगे बढ़ते हैं। माना गया है डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुख राय निशार यानी नियाज नहीं माना, इन्होंने निशार माना है, जिनके नाम से सुख सागर ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं अपितु सुख सागर इनका उपनाम है। ऐसा माना है डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार कि सुख सागर इनके ग्रंथ का नाम नहीं अपितु जो है इनका उपनाम बताया है सुख सागर। ये पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार जो है सदा सुख लाल जी का सुख सागर ग्रंथ को उसका उपनाम बताया है, किसके द्वारा या किस विद्वान ने बताया है। तो ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जा सकता है। विष्णु पुराण या भागवत पुराण का मुंशी ने जो है पदानुवाद किया है। इनकी अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त होती है। एक सरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना सर्जनात्मक दुर्जन का विवेचन दर्शाया है जिसमें, और दूसरा है वार्तिक जिसमें बाबा दादू बाबा दयालु दास के ध्रुव पदों का जो है भाष्य माना गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड भाई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ है, ये ध्यान रखना है। योग वशिष्ठ, भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक कौन है? इस रचना के लेखक भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक निम्नलिखित में से राम प्रसाद निरंजनी माने जाते हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 ईस्वी में लिखा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। समय क्या रहा? 1768 ईस्वी। राम प्रसाद निरंजनी जो है रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में इस ग्रंथ को लिखा राम प्रसाद निरंजनी द्वारा, ऐसा माना गया है। बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ बताया है शुक्ल जी ने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब देखे अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ भी माना है। इसकी जो भाषा है गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है, यानी कि गुरुमुखी लिपि से जो है पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, तो इससे मिलती जुलती बताई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? अभी हमने देखा भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक है वो राम प्रसाद निरंजनी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान मानी जाती है, जो कि सैदल मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का जो है उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत कोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सैदल मिश्र तथा लल्लू लाल दोनों शामिल है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के एक साथ गए थे, और वहां पर सैदल मिश्र जी ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की। जो ये रचना है 1803 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? सैदल मिश्र जी द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1805 में लल्लू लाल जी ने जो है परिणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य का रूपांतरण माना गया है का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ये नासिकेतोपाख्यान है ये खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए ही माना है। तो ये भी आपको
देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 53 53 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 में क्या पूछा गया है? खड़ी बोली में खड़ी शब्द उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली में खड़ी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है करने वाला विद्वान कौन माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सदल मिश्र जी। सदल मिश्र जी ने खड़ी बोली में जो है खड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य कथा में लिखा है कि लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ है। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट तथा सदल मिश्र जी को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार जो है कब हुआ? तो 1803 ईस्वी में। अगर ये पूछ लिया जाए खड़ी बोली में खड़ी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो ये आपने देख ही लिया, सदल मिश्र जी ने। अगर ये पूछ लिया जाए खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, या खड़ी बोली शब्द जो है सबसे पहले प्रयोग करने वाले आदिकाल के अंतर्गत कौन कवि रहे, तो नाम आएगा एक कवि और हुए हमारे वीर खुसरो, जो कि आदिकाल के अंतर्गत उन्होंने जो है सबसे पहले खड़ी बोली में रचनाएं लिखने का जो श्रेय प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 54। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग गिलक्राइस्ट जी द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य के इतिहास में राजा दे के नाम से विख्यात दो रचनाकार का नाम बताइए। तो राजा द्वय के नाम से जो है द्वय के नाम से हमें दो रचनाकार कौन कौन से मिलते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इस प्रश्न का आप लोग जो है सही आंसर लगा सकते हो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह। इन दोनों का नाम जो है हिंदी एक सेकंड में आधुनिक हिंदी साहित्य में राजद्वय के नाम से विख्यात रचनाकार माने गए हैं ये दोनों के दोनों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया और इस खेमे का नेतृत्व कर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय का जो है काल तक चलती रही, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 56 देख लेते हैं 56। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार लेखक कौन माने जाते हैं? तो आंसर होगा हमारा लल्लू लाल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड में। आज की क्लास में भाई केवल हम हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के ही प्रश्नों को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आदिकाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। PYQ को आधार पर जो है विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को की बार बार जो है और जो है थोड़ी जल्दी जल्दी रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।